आज फिर मैं आपके पिछले वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है उसको बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सहायक संधि तक पढ़ाया था। आज मैं मराठों के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की शक्ति फिर से उभरनी शुरू हो गई थी और माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे फिर एकजुट होने लगे थे। लेकिन 1772 ईस्वी में जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो मराठे आपस में फिर सत्ता को हथियाने के लिए युद्ध जारी कर दिया, आपस में लड़ने लगे। गायकवाड़ ने हेस्टिंग के साथ संधि कर ली तो फडणवीस अलग ही अंग्रेज शासक के अंतर्गत चले गए। इस तरह छिटपुट होते हुए भी मराठों का राज्य साम्राज्य चल ही रहा था। लेकिन 1800 ईस्वी में जब फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तब मराठे पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं और इसका लाभ अंग्रेज उठाते हैं। वो एक एक मराठों से सहायक संधि करके सबको तोड़ डाले और इस तरह 43 वर्षों के प्रयास में आंग्ल और मराठों का संघर्ष चलता रहा और अंततः अंग्रेजों ने मराठों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिया। सभी के साथ सहायक संधि करके उनको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों का ध्यान नेपाल की तरफ गया। लेकिन इसके पहले हम मराठों के पतन कैसे हुए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। मराठों के पतन के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो यह था कि वो लोग एकजुट नहीं थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। उसके बाद उन्हें गुरिल्ला युद्ध आता था लेकिन वो आमने सामने की लड़ाई नहीं कर पाते थे। अंग्रेजों की सेनाएं संचालित थी जबकि मराठे अपने सेनाओं पर अत्यधिक खर्च नहीं करते थे। जनता के बीच में मराठे लोकप्रिय नहीं थे। वो आपस में ही धन के लिए लड़ाई मारपीट करना शुरू कर देते थे, तो उनका चरित्र जनता के सामने बहुत ही अच्छा नहीं था। उसके बाद ब्रिटिश सेना एक शक्तिशाली सेना थी और वो आसानी से मराठों पर विजय प्राप्त कर गई थी। अब हम आते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक चला। अंग्रेज चाहते थे कि वो नेपाल पर भी अधिकार कर ले, लेकिन नेपाल का राजा अमर सिंह जो था वो चाहता था कि नेपाल पर उसका एक क्षेत्र राज्य रहे और गंगा के मैदान पर भी उसका नजर था। लेकिन अंग्रेजों ने जब युद्ध किया तो उसने कुमाऊं और सिक्किम इत्यादि सभी राज्यों को छोड़कर संधि की और काठमांडू में भी एक रेजिडेंट रख दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों की निगाहें सिंध पर गई। सिंध छोटे छोटे अमीरों का बहुत सारा जमावड़ा था और इनकी नजर पंजाब पर भी थी। लेकिन पंजाब में राजा रणजीत सिंह शासक थे और वो एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा संधि कर रखा था कि सतलुज नदी ही सीमा रेखा है, उससे इधर अंग्रेजों को नहीं आना है। लेकिन जब अंग्रेजों ने सिंध पर लड़ाई की तो सिंध को युद्ध का जगह बनाया और पंजाब से होकर ही वो गए। रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेजों को सिंध के साथ साथ पंजाब पर भी अधिकार करने का मौका मिल गया और 1845 ईस्वी में दलीप सिंह जो सिंध के राजा थे और उनकी मां रानी जिंदान पर आरोप लगाकर एक युद्ध हुआ और इस तरह सिंध के साथ साथ पंजाब की भी हार हो गई। अंततः पूरे समूचे भारत पर पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद समूचे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जो छोटे छोटे राज्य थे राजपूतों के, उन्होंने भी डर से सहायक संधियां स्वीकार कर ली। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने गोद निषेध अधिनियम द्वारा भी राज्य हड़प की नीति शुरू कर दी थी। जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं थे, दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकार
अधिकार नहीं बनाया गया। इसमें झांसी था और बहुत सारे राज्य थे। इसके अतिरिक्त राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर भी बहुत सारे राज्यों को अधिकार में ले लिया गया। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि करने वाला पहला शासक था। अब भारतीय राज्यों के पराजय के कारण, तो भारतीय राज्यों के पराजय का मुख्य कारण था कि मुगलों के पतन के बाद भारतीय राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे और वो आपस में लड़ते ही रहते थे। उसके बाद जनता के बीच में वो भारतीय राजा लोकप्रिय नहीं थे, वो प्रजा के लिए कुछ भी नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की जितनी नीतियां थी, राज्य हड़प की नीतियां, गोद निषेध की नीतियां, सहायक नीतियां, सहायक संधि की नीतियां, उन सब के जाल में वो फंसते चले गए और इस तरह अंग्रेजों का समूचे भारत पर अधिकार हो गया। अब इसी चैप्टर के अंतर्गत सारांश के रूप में हम कुछ चीज बताएंगे, उसे आप ध्यान से देखेंगे। सन 1775 से 1818 ईस्वी के दौरान अंग्रेज मराठों को परास्त करने में लगे रहे। अंततः मराठे पराजित हुए। उनकी पराजय के अनेक कारण थे। एकता तथा संगठन की कमी, परस्पर शत्रुता, प्रशिक्षित एवं संगठित सेनाओं का अभाव और सन 1805 ईस्वी से 1856 ईस्वी के मध्य अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे रहे। उन्होंने सिखों को, गोरखों को हराया एवं बर्मा तथा सिंध पर भी अपना अधिकार कर लिया। मतलब भारत के जो पड़ोस के थे देश, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप कहा जाता था, उन जगहों पर भी उनका अधिकार होता चला गया। डलहौजी ने विभिन्न राज्यों पर हड़प की नीति, जैसे उत्तराधिकार नहीं है उस राज्य को हड़प लेना, नीति सही नीति जिस राज्य की नहीं चल रही है, कुशासन चल रहा है, उस आधार पर भी बहुत सारे राज्यों पर अधिकार करके समूचे भारत पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। आप ऑब्जेक्टिव सारा बनाइए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए।